अब हम शुरू करते हैं 5.9.1 दैट इज़ फ्रिक्शन। इसमें आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये कोई बॉक्स है, सरफेस पर रखा है और इसमें एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है। तो नेचुरली इधर सरकना चाहिए, लेकिन कब तक नहीं सरकेगा? जब तक इसमें घर्षण होगा। तो इसमें जो घर्षण है यानी कि फ्रिक्शन है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, इसमें आपको मैं समझा ही देता हूँ पहले कि स्टैटिक फ्रिक्शन, इसमें ये फोर्स तो लगेगा, लेकिन ये फोर्स जब तक इसे आगे नहीं सरका पाएगा, जब तक कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इस सरफेस और इस बॉडी के बीच में, इस स्टैटिक फ्रिक्शन से ये फोर्स ज़्यादा ना हो जाए। जैसे ही ज़्यादा होगा ये सरकना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन सिर्फ जभी तक लाइट में रहता है, यानी कि उसमें कंसीडरेशन में रहता है, जब तक कि ये आगे जस्ट सरकना शुरू ना कर दे। जैसे ही सरकना शुरू कर देगा, एफ एस का रोल ख़त्म, दैट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल ख़त्म हो जाएगा और आपका काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल शुरू हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे फोर्स इससे जस्ट ज़्यादा हुआ तो ये आगे सरकने लगेगा, उस टाइम पे आपका करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन काम। ये मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा। तो यानी कि ये वस्तु जब तक नहीं आगे सरकेगी, जब तक कि लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स एटलीस्ट जस्ट एफ एस से बड़ा न हो जाए। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला आगे काम आएगा, हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, ये हमें पता है। तो फोर्स एफ एस, ये फोर्स एफ एस, दिस फोर्स एफ एस इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद टेबल। ये टेबल मान लेते हैं, ये टेबल मान लेते हैं। मैं दोबारा बोल देता हूँ। फोर्स एफ एस दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस is parallel to the surface of body, parallel to the surface of body in contact with table, in contact with table is known as frictional force। ये फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है और ये फ्रिक्शनल फोर्स दो तरीके के होते हैं। एक तो मैंने बता दिया, ये दोनों स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। नो स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट्स फॉर नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर आप इस बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो एफ एस यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगता है। ठीक है, मतलब इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट्स ओनली व्हेन फोर्स एफ दैट इज एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब ये फोर्स हम अप्लाई कर देंगे, सिर्फ ये जब ही एग्जिस्ट करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज एफ एस इंक्रीजेज एज फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीजेज, यानी कि अगर ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा। एंड रिमेन इक्वल एंड अपोजिट, ये जो है ये रहेगा इक्वल एंड अपोजिट ऑफ फोर्स अप्लाइड अप टू ए सर्टेन लिमिट। एक ये लिमिट है, इसकी एक सीमा है, वहाँ तक ये रहेगा। एंड कीप्स बॉडी एट रेस्ट। अगर ये ज़्यादा रहा इससे तो ये बॉडी रेस्ट में रहेगी। दिस इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की परिभाषा क्या हुई, डेफिनेशन क्या हुई? वो फोर्स जो कि एक्सटर्नल फोर्स का जब तक अपोज करेगा एक निश्चित सीमा तक, कब तक? जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स से जस्ट ज़्यादा ना हो जाए, तब तक ये बॉडी रेस्ट में रहेगी। उस फ्रिक्शन फोर्स को हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का हो या सिंपली फ्रिक्शन भी कहते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। हैंस स्टैटिक फ्रिक्शन वह फोर्स कहा जाता है जो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर जब तक रहता है जब तक कि बॉडी रेस्ट में है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी कैन राइट फॉर दिस वी कैन राइट
एफ एस दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस मैक्सिमम कितना हो सकता है, इक्वल टू म्यू एस एन। एन क्या है, ये नॉर्मल फोर्स जो कि इसके अपोजिट में है, यानी कि ये इसे रेस्ट में करने के लिए ये ऊपर की ओर जितना बल है उतना ही नीचे की ओर लगेगा। म्यू एस को हम बोलते हैं, म्यू एस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस, ये याद रखना। एंड अगर सिंपली एफ एस है देन इन दैट केस इट विल बी लेस और इक्वल टू म्यू एस एन। एन का आपको बताइए इट इज़ नॉर्मल फोर्स। तो इफ़ एफ इज़ ग्रेटर देन एफ एस देन इस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी मूव्स, जैसे ही ये फोर्स ज़्यादा होगा इससे, तो ये बॉडी मूव करना शुरू हो जाएगी। एंड जब बॉडी रिलेटिव मोशन में चलने लगती है, रिलेटिव मोशन में जब ये चलने लगती है, आगे बढ़ने लगती है, तो फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीजेस फ्रॉम एफ एस मैक्सिमम। जो ये मैक्सिमम फोर्स था ये मैक्सिमम से ये कम होने लगता है जैसे ही ये जस्ट चलना शुरू कर देती है। फ्रिक्शन फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। या तो इसे काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं या स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। एक बार और सुनिए इसे, फ्रिक्शन फोर्स जो वो फ्रिक्शन फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन रिलेटिव मोशन, जो ये और इसके बीच में, अब केस ये ख़त्म, यहाँ पर आ जाइए, जैसे ही ये चलना शुरू करेगा इन दैट केस वो फ्रिक्शन फोर्स यानी कि एफ के की बात कर रहे हैं हम, वो फ्रिक्शन फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब ये चलने लग जाता है और चलती हुई अवस्था में जब जो फ्रिक्शन इस फोर्स का अपोज करता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। सो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एफ एस एंड एफ के डू नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब एफ के कैन बी गिवन एज म्यू के एन, वेयर म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक की जगह बस आपको काइनेटिक याद रखना है। एंड म्यू के डिपेंड्स ऑन द सरफेस। अब इसमें एक कंडीशन है कि हमेशा ऑलवेज म्यू के इज़ लेस देन म्यू एस। क्यों? क्योंकि ये इसमें रोकने की ताकत है और ये जब घर्षण देता है, फ्रिक्शन देता है, जब बॉडी मूव होने लग जाती है। इन रिलेटिव मोशन यानी कि ये जब चल रहा है उस कंडीशन में एक्सेलरेशन या एवरेज एक्सेलरेशन इज गिवन एज एफ माइनस एफ के अपॉन एम। दिस इज सेकंड लॉ, दिस इज न्यूटन्स सेकंड लॉ के अनुसार हमें पता है। यदि कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाए, यानी एक्सेलरेशन कब होगा, जब फोर्स बड़ा है एफ के से, यानी कि इससे। अगर ये फोर्स मान लो 0 होता, कोई फ्रिक्शन नहीं होता, तो सिंपली ये आ जाता। अगर ये फोर्स और ये फोर्स बराबर हो जाते हैं तो इन दैट केस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, सो इट मीन्स फॉर एफ इज इक्वल टू एफ के, ए इज इक्वल टू 0। इफ़ एफ इज रिमूव्ड, यदि हम इस एक्सटर्नल फोर्स को ही रिमूव कर दें, देन इन दैट केस ए इज इक्वल टू माइनस एफ के अपॉन एम। एंड एट लास्ट द बॉडी विल कम टू रेस्ट। यानी कि जब आपने एक्सटर्नल फोर्स हटा लिया है,
तो उस कंडीशन में सिर्फ ये फोर्स, तो उस कंडीशन में ये एक्सटर्नल फोर्स विल बी आउट और ये केवल -F के जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन है जो कि इस बॉडी को रोकने का काम करेगा वही काम करेगा। और लास्टली ये क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में यानी कि रोकेगा, इसका मतलब लास्ट में बॉडी रुक जाएगी एंड इट विल कम इन टू द रेस्ट, इट विल कम इन टू द रेस्ट। ऑल दीज फार्मूलाज आर यूजफुल इन मैकेनिक्स। जो भी अभी तक ये आपने पढ़े हैं ये सारे मैकेनिक्स में काम आएंगे, जबकि दूसरी जगह ये काम मतलब इतने यूज़फुल नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पर ये गलत सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि ये मैकेनिक्स में फ्रिक्शन वगैरह है, इस वजह से यहाँ पर ये काम करेंगे। तो क्या इसका मीनिंग क्या हुआ? फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन। ये फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है लेकिन मोशन को अपोज नहीं करता है, ये ध्यान रखना, ये हमें ये याद रखना। फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन बट इट डज नॉट अपोजेज मोशन। जैसे कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि एक चलती ट्रेन में एक बॉक्स रखा है, एक ट्रेन जा रही है उसमें एक बॉक्स रखा है, चलो यही मान लो ये ट्रेन जा रही थी, इसमें एक बॉक्स रखा है, तो इसमें फोर्स अभी भूल जाओ, सिर्फ ये बॉक्स रखा है। यदि फ्रिक्शन नहीं होता, अगर मान लो डिब्बे के सरफेस और इस बॉक्स के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता, तो उस कंडीशन में क्या होता? फ्रिक्शन नहीं होता तो बॉक्स रेस्ट में ही रहना चाहता, ये एक जगह ही स्थिर रहना चाहता, और उस स्थिति में ये ट्रेन आगे सरक जाती और ये जो बॉक्स है ये पीछे जाकर कहीं टकराता। सो दिस इम्पेंडिंग, रिमेंबर दिस इम्पेंडिंग रिलेटिव मोशन इज अपोज्ड बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस इम्पेंडिंग, मैं बोल रहा हूँ इम्पेंडिंग रिलेटिव मोशन इज अपोज्ड बाय static friction Fs. It is okay. Now this static friction Fs provides same acceleration as that of train and keeps box stationary. ये जो ये आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वजह से बॉक्स रेस्ट में रहता है और बॉक्स को वही एक्सेलरेशन देता है जो कि ट्रेन का है। तो ये यहाँ तक थ्योरी ख़त्म होगी। अगर आप चाहें तो बंद कर सकते हैं। इसके बाद में एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, 2 एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, आपके बुक से ही ले रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल 5.7 ये बोलता है डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच ए बॉक्स लाइंग ऑन द फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी। हमें वो अधिक से अधिक एक्सेलरेशन निकालना है कि एक डब्बा, एक ट्रेन के डिब्बे में एक बॉक्स रखा है और वो ट्रेन जो है अपना मतलब जिस गति से जा रही है उसमें हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है। किस चीज़ के लिए? फॉर म्यू एस इज इक्वल टू 0.15। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है ma, ये हमें पता है कि ये फोर्स के बराबर होगा, दैट इज़ यहाँ पर हमारे लिए ये स्टैटिक फ्रिक्शन का काम करेगा। और फ्रिक्शन Fs क्या है? ये या तो कम हो सकता है या बराबर होता है म्यू एस एन के। एंड हमें ये भी पता है कि म्यू एस एन की वैल्यू अगर यहाँ पर देखें जो नॉर्मल फोर्स था इतना ही ये इस डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज़ इक्वल टू mg, यानी कि म्यू एस mg। इट मीन्स हम इसे ये लिख सकते हैं कि ma इन इससे कंपेयर करेंगे, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये जो है सीधा सीधा हमारे पास ma विल बी इक्वल टू लेस और इक्वल टू म्यू एस जी, और इन प्लेस ऑफ दिस वन वी कैन राइट 0.15। जी को हम मान लो 10 लिए लेते हैं, इन दिस केस इट विल कम 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आएगा इसमें, सिंपली है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और ये भी इफ़ यू वांट यू कैन क्लोज। दूसरा एग्जाम्पल है 5.8। इसे ये बोलता है एक हमारे पास फिगर है
इस फिगर्स को ही लेके समझा देता हूँ मैं। अभी यहाँ पर तो बॉक्स रखा था सिंपली डिब्बे के अंदर सीधा फर्श पे, लेकिन अब ये स्लाइडिंग है, ये कुछ एंगल है यहाँ पर, ये मान लो थीटा एंगल है, यहाँ पर डब्बा रखा है, तो इसके नॉर्मल में ये आपका नॉर्मल फोर्स हो जाएगा और ये आपका ज़मीन की ओर खींचेगा, दैट इज़ mg, उसका भार हो जाएगा। इसके दो पार्ट होंगे, एक तो इस दिशा में काम करेगा, इसकी वैल्यू होगी mg साइन थीटा, और ये कहाँ काम करेगा, इसके 90 डिग्री पर, इसके 90 डिग्री पर। इसकी वैल्यू कितनी होगी, mg साइन थीटा। अब आपके पास आपके पास अच्छा एक क्या है इसमें, एक है फ्रिक्शन फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स Fs, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये है। अब इसमें हमारे पास सीधे सीधे दो चीज़ आ गई, ये इस डायरेक्शन में, ये एक डायरेक्शन में, इसका मतलब n इज इक्वल टू दिस मच, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, इसका मतलब ये इज इक्वल टू दिस मच। ये हमने दो हिस्सों में तोड़ लिया है, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, n इज इक्वल टू mg साइन थीटा, और दूसरी आ गई n इज इक्वल टू mg साइन थीटा, नहीं ये है cos थीटा, cos थीटा, और Fs इज इक्वल टू आ गया mg साइन थीटा। इन दोनों से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये अपॉन ये कर दीजिए, तो ये और दोनों कट जाएंगे, इसका मतलब tan थीटा विल बी इक्वल टू Fs अपॉन n, और Fs, लेकिन इसके साथ ही हमारे पास क्या है, जो Fs मैक्सिमम कितना होता है, वो होता है मैक्सिमम होता है म्यू एस n के बराबर, और वी कैन राइट Fs अपॉन n इज इक्वल टू म्यू एस। इसको यहाँ पर रख दीजिए, तो इट मीन्स वी विल गेट इज इक्वल टू म्यू एस, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल टू म्यू एस की वैल्यू क्या है हमारे पास, म्यू एस की वैल्यू है म्यू एस ही हमें कैलकुलेट करना है। इसमें दे रखा है हमें थीटा इज इक्वल टू 15, दिस इज इक्वल टू 15 डिग्री, सो tan 15 इज इक्वल टू म्यू एस। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 0.27। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।